कि आज उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए था जिनके लिए देश में 2014 में आजादी मिली थी। महात्मा गांधी कहा करते थे, महात्मा गांधी, जो किसी को अगर आप कुछ कहते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो पहले उसको खुद पे अप्लाई करिए। हम कहना चाहेंगे मोदी जी से कि पहले, सबसे पहले शुरुआत आप अपने घर से करिए, यानी कि बीजेपी पार्टी है आपकी, आप बीजेपी पार्टी से करिए। आपके बीजेपी पार्टी में लोग कहते हैं, परिवारवाद का जब भी नाम आता है तो लोग विपक्ष को टारगेट करती है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है, आजकल कुछ बढ़ चढ़ के ही सदन में बोलने का काम करते हैं। उनके पिता है प्रेम कुमार धूमल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के ये बेटा है। तो इनको, ये भी बीजेपी में, इनको भी कहना चाहिए कि भाई आप, क्या है ना कि आपके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप भी बन ले, अब कम से कम इस बार नहीं सही अगले बार के लिए खाली कर दीजिए, इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो है सांसद हैं, केसरगंज से हैं, ये किसके बेटा है? तो प्रतीक भूषण के, विधायक गोंडा, पत्नी केतकी सिंह इनकी पत्नी थी, जो गोंडा के विधायक थे, उनका बेटा है। पूर्व सांसद भी रहे हैं इनके पिताजी, मतलब पिता भी रहे हैं और ये भी सांसद है, वो भी परिवारवाद हुआ। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको याद होगा 2015 में तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव लड़े थे, मेहनत उन्होंने भी किया था और विधायक बनने के बाद फिर उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इतनी आसानी से नहीं मिला था। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बीजेपी में है। उसके बाद ये तो खैर पिछली बार उनको छोड़ दिया, उनके चाचा का टीम हटा दिया गया, इस बार हटाया गया। पिछली बार पूरा परिवार थे, एक भी व्यक्ति नहीं था जो नहीं था राजनीति में, टोटल के टोटल थे। अगर परिवारवाद नहीं है तो नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ कहाँ रहे हैं? कम से कम वो तो छोड़ दें, वो भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। 18 साल से लगातार वही बैठे हुए हैं। नए को मौका तो जनता देगी ना। जनता तेजस्वी यादव को वोट दे रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनता जिस दिन तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगी, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनता बढ़ावा दे रही है ना। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप लाइव लॉन्ग देख रहे हैं। पूरा देश आज 78वीं स्वतंत्रता दिवस मना रहा है हर्षोल्लास के साथ। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी लाल किले पे झंडा फहराते हैं और अब तक का सबसे लंबा भाषण देते हैं। लंबा भाषण कह सकते हैं, 98 मिनट का ये भाषण होता है, जिससे वे कई मुद्दों पर बात करते हैं। देश की सुरक्षा को लेकर से महिला सुरक्षा तक की बात। लेकिन एक जो उनका भाषण, जो बीच का जो उनका भाषण था, वो बहुत चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि सुझाव दिया है उन्होंने देश के युवाओं को। उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस साल 1 लाख युवा राजनीति में आए, लेकिन साथ में सलाह भी दे डाली। सलाह ये थी कि वो युवा राजनीति में आए जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा हो। मोटे तौर पे कहे तो जो कि जिनके पिता या दादा राजनीति में नहीं रहे, वो आए। उन्होंने जाति प्रथा पे बात की, परिवारवाद पे बात की, जातिवाद पे बात की। वो कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि देश इससे ऊपर उठे। हमारे साथ खुशबू जी हैं, उनसे पूछेंगे कि प्रधानमंत्री ने युवाओं को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि युवा जो है राजनीति से जुड़ना चाहिए, पर वही युवा राजनीति से जुड़े जिनका बैकग्राउंड राजनीतिक ना हो। इस विषय पे तो हम बात करेंगे। पहले आज स्वतंत्रता दिवस है, तो हमारे पूरे देश के, पूरे भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और एक सवाल भी रहेगा कि आज उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए था जिनके लिए देश में 2014 में आजादी मिली थी। हमें नहीं पता कि वो लोग आज क्यों स्वतंत्रता दिवस मनाए, क्योंकि देखिए उनका कहना है कि 2014 में आजादी मिली। कुछ है वैसे सो कॉल्ड, हम नाम लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि हम उसको टारगेट करते हैं, लेकिन है जो ये कहते हैं कि नहीं, जब से मोदी जी आए हैं, जब से बीजेपी बहुमत में आया, तब से देश को आजादी मिली है। तो उस हिसाब से तो 15 अगस्त को भी नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि 15 अगस्त को वाकई पहली बार मनाया गया था 1947 में, उसके हिसाब से चल रहा है। तो उन लोगों को तो बधाई भी देना हम जरूरी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके लिए आज स्वतंत्रता दिवस नहीं है। पता नहीं है वो कब मनाएंगे, लेकिन आज वो लोग ना मनाएं, क्योंकि आज अगर वो मनाते हैं ना, तो वो हमारे भारत देश का अपमान करते हैं, वो हमारे भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था हमारे भारत को आजाद कराने में। तो वो लोग को कहेंगे कि आप दूर रहें हमारे इस स्वच्छ पर्व से, कहीं ना कहीं आपने इस पर्व को कलंकित किया वो शब्द बोलकर। बाकी पूरे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि आज जो हमारे देश का दिन है, वो दिन बहुत गौरवान्वित करने वाला भी दिन है और याद करने वाला भी दिन है। ये ऐसा दिन है कि इस दिन के लिए शायद कितने लोग सूली पे चढ़ गए, कितने लोग मौत के घाट उतर गए। इस पे कई अच्छे अच्छे हमारे देश की जो गायिका है लता मंगेशकर हैं, उन्होंने भी गाना गाया, मेरे वतन के लोगों, जो आज भी लोगों के जुबान से नहीं हटता है। चाहे आज वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, जनगण मन जो राष्ट्रीय गान है, उन सभी गान से हम लोग क्या करते हैं कि सम्मानित करते हैं। और पूरे देश का कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो इस दिन को नहीं मनाता होगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं मनाता है कि मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा। इससे
पहले भी लोग मनाते थे, आज भी लोग मना रहे हैं, और कल को मोदी जी नहीं भी रहेंगे तब भी लोग ये मनाएंगे। बात भी तो है ना कि अब अलग टाइप का राष्ट्र प्रेम दिख रहा है, लोग अपने डीपी पे तिरंगा लगाते हैं, अपने घर के आगे तिरंगा लगाते हैं। एकदम सही ये कहा। माहौल तो कहीं ना एकदम कहीं एकदम मोदी आपने ने सही बनाया कहा। पहले लोग दिल से मनाते थे और आप दिखावा करने लगे है। अब लोग। दोनों से नहीं बना नहीं रहे हैं। नहीं, दिखावा ज्यादा करने लगे हैं, क्योंकि प्रेम अगर किसी से होता है ना तो उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुद्दे से नहीं भटकते हैं। आज प्रधानमंत्री 58 मिनट का भाषण देते हैं। उस भाषण पे वो कहते हैं कि युवा को राजनीति में आगे आना चाहिए, लेकिन उन युवा को आगे आना चाहिए जो कि बैकग्राउंड उनका पॉलिटिकल ना हो। सही कहा आपने, मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए, मुद्दे पे आते हैं। आज का भाषण उन्होंने दिया, आज का भाषण दिया, हम बहुत खुश हैं मोदी जी से। हम मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि मोदी जी इसकी शुरुआत आप अपने पार्टी से करें। जो लोग महात्मा गांधी कहा करते थे, महात्मा गांधी जो किसी को अगर आप कुछ कहते हैं, कुछ एडवाइस देते हैं, तो पहले उसको खुद पे अप्लाई करिए, और अगर आप अप्लाई कर पाते हैं खुद को उस पे, तब आप समझिए कि आप किसी को कह रहे हैं वो जेन्युइन साबित होगा। तो हम कहना चाहेंगे मोदी जी से कि पहले, सबसे पहले शुरुआत आप अपने घर से करिए, यानी कि बीजेपी पार्टी है आपकी, आप बीजेपी पार्टी से करिए। आपके बीजेपी पार्टी में लोग कहते हैं, परिवारवाद का जब भी नाम आता है तो लोग विपक्ष को टारगेट करती है, केंद्र में कांग्रेस को टारगेट करती है, और अगर हम बिहार की बात कर ले तो आरजेडी को टारगेट करती है। वो कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा परिवारवाद है, वो इसलिए क्योंकि जितनी भी उनकी पीढ़ियां हैं लगातार सत्ता में सक्रिय रही है, उसको लेकर कहा जाता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हकीकत इससे भी बहुत बड़ा है। आ जाइए, हम कुछ नाम ही गिना देते हैं। यूपी के में भाजपा का जो राजनीति है, राजनाथ सिंह जो है रक्षा मंत्री हैं, सांसद भी हैं लखनऊ से। वो जो है, उनका जो बेटा है, हाल ही में पंकज सिंह विधायक बना है नोएडा से। परिवारवाद हुआ, बाप बेटा दोनों ही राजनीति में। राजवीर सिंह है, सांसद है एटा से। बेटा इनका है संदीप सिंह, ये बेसिक शिक्षा मंत्री। ये सारा यूपी का डिटेल्स है। इसके बाद नाम ही हम सिर्फ पढ़ के बताए। मेनका गांधी सुल्तानपुर से सांसद है, इनका बेटा है वरुण गांधी, फिर सांसद बना है। फिर से संघमित्रा मौर्य सांसद है बदायूं से, इनके पिता जो है स्वामी प्रसाद मौर्य थे, पूर्व मंत्री थे। उसके बाद कौशल किशोर है, केंद्रीय मंत्री है। कौशल किशोर काफी चर्चित भी हैं, सांसद हैं। मोहन लालगंज से इनकी पत्नी जयदेवी है, विधायक बनी है। बृजभूषण शरण सिंह को ही ले लीजिए, काफी चर्चित फेमस है। इन लोगों को तो शायद नहीं जानता लोग, ये एक ऐसे इंसान है जिसको पूरा भारत जानता है। ये है बृजभूषण शरण सिंह, जो है सांसद हैं, केसरगंज से हैं। ये किसके बेटा है? तो प्रतीक भूषण के। विधायक गोंडा, पत्नी केतकी सिंह इनकी पत्नी थी, जो गोंडा के विधायक थे, उनका बेटा है। पूर्व सांसद भी रहे हैं इनके पिताजी, मतलब पिता भी रहे हैं और ये भी सांसद है। वो भी परिवारवाद हुआ। ऐसे करके एक लंबा लिस्ट हमारे पास है। हेमा मालिनी जो सांसद है मथुरा से, पति उनका धर्मेंद्र है, जो पूर्व इससे पहले रह चुके हैं। या फिर जितना भी, ये सब हम नाम ले रहे हैं, ये सब बीजेपी का लिस्ट है। तो ये सारा सिर्फ यूपी का है। ये तो इतना लिस्ट जो हमने आपको दिखाया, ये यूपी का लिस्ट था। इसके अलावा आ जाइए परिवार, इसमें पीयूष गोयल है, केंद्रीय मंत्री है। इनके पिता थे वेद प्रकाश गोयल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। पिता और बेटा दोनों राजनीति में परिवार। सबसे पहले पीयूष गोयल को उनको हटा देना चाहिए, नए को मौका देना चाहिए। दूसरा आ जाइए, धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री है मौजूदा। पिता थे इनके देवेंद्र प्रधान, पूर्व सांसद थे। धर्मेंद्र प्रधान को भी कहना चाहिए कि भाई अब आप लंबा रह लिए, अब आप हटिए, कुछ नया युवा को आने का मौका दीजिए। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री है। आजकल कुछ बढ़ चढ़ के ही सदन में बोलने का काम करते हैं, बहुत ज्यादा इनका क्लिप वायरल रहता है। हाँ, पिछली बार तो इनके पिता है प्रेम कुमार धूमल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री के ये बेटा है। तो इनको, ये भी बीजेपी में, इनको भी कहना चाहिए कि भाई आप, क्या है ना कि आपके पिता भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, आप भी बन ले, अब कम से कम इस बार नहीं सही अगले बार के लिए खाली कर दीजिए। इनको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए बीजेपी को। पंकज सिंह है, एमएलए है नोएडा से। पिता राजनाथ सिंह के बारे में हमने पहले भी आपको कहा, केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने अपने बेटा को विधायक बना दिया। देखिए, राजनाथ सिंह जो है केंद्रीय मंत्री हैं, पूरा भारत जानता है। उनका जो बेटा है एमएलए बने हैं नोएडा से, उनको भी हटा देना चाहिए। उससे भी चर्चित चेहरा आ जाइए, वसुंधरा राजे थी, पूर्व मुख्यमंत्री थी, राजस्थान से, काफी फेमस चेहरा है। उनका बेटा एमपी बना है दुष्यंत सिंह, पूरा वो भी बीजेपी में ही है। उसके अलावा आ जाइए, पिता रहे हैं बीएस येदियुरप्पा, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कर्नाटक के। इनका बेटा एमपी बना है। श्री बाई रघुवेंद्र जो है एमपी बना है, हाल ही की घटना, इसी बार बने हैं। पिता रमन सिंह है, ऐसे रमन सिंह जो कि वो भी पूर्व मुख्यमंत्री थे छत्तीसगढ़ के। उनका बेटा सांसद बना अभिषेक सिंह। ये सिर्फ और सिर्फ ये बीजेपी का लिस्ट था, जो केंद्र में पहले भी इनके पिता, इनके सब कुछ पहले भी रह चुके हैं और अभी भी रह चुके हैं। अभी भी हाल ही में देख लीजिए ना, अश्विनी चौबे जी हैं, पिता हैं। इनके बेटा जो है अरिजीत चौबे हैं, वो प्रत्याशी हैं, उनको मिला था टिकट, वो हो गए। राजनाथ सिंह का हमने बता ही दिया आपको, अनुराग ठाकुर बता ही दिया आपको, पीयूष गोयल हमने बता दिया, धर्मेंद्र प्रधान हमने बता दिया, नारायण राणे हमने आपको बता दिया। ऐसे लगभग कई एग्जाम्पल हैं बीजेपी में जो भरे पड़े हैं, जो पिता और पुत्र। आ जाइए बिहार पे अब बात कर ले, बिहार के संदर्भ में बात कर ले। रामविलास पासवान के बेटे
चिराग पासवान बीजेपी में है। उसके बाद ये तो खैर पिछली बार उनको छोड़ दिया, उनके चाचा का टीम हटा दिया गया, इस बार हटाया गया। पिछली बार पूरा परिवार थे, एक भी व्यक्ति नहीं था जो नहीं था राजनीति में, टोटल के टोटल थे। रामविलास पासवान, उनके भाई पशुपति पारस, इसके बाद ये दोनों, ये बेटा में दोनों प्रिंस भी थे, ये चिराग पासवान भी थे। तो हमें लगता है कि मोदी जी को सलाह देनी चाहिए चिराग पासवान को कि अब तुम खाली कर दो सीट, नए युवा को आने का मौका दो, हाजीपुर से आने का मौका दो, कहीं से शकुनी चौधरी हो गए तो हाँ सम्राट चौधरी हो गए, ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। जिन लिस्ट में नाम बताया, जीतन राम मांझी जो है, संतोष राम मांझी, ये सब एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। जब सवाल पूछा जाता है बीजेपी के नेताओं से तो उनका कहना है साफ साफ कि ये सभी जो है सभी राजनीति संघर्ष करके आए हैं, डायरेक्ट कोई उप मुख्यमंत्री नहीं बन गया। आप जान रही है कि कटाक्ष किस तरफ होता है। डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री का पद उनको भी नहीं मिला है जिन पर ये टारगेट और जिनके लिए ये टिप्पणी किया जाता है। ये टिप्पणी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए किया जाता है। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है कि वो डायरेक्ट उप मुख्यमंत्री बन गए। तो आपको याद होगा 2015 में तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव लड़े थे, मेहनत उन्होंने भी किया था और विधायक बनने के बाद फिर उनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया था। इतनी आसानी से नहीं मिला था। उसके बावजूद भी 17 में जब गठबंधन टूट गया था तो आपको याद होगा कि 20 में जब लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया गया था, इसीलिए जेल भेज दिया गया था ताकि आरजेडी बिहार में सत्ता में ना आए। उसके बावजूद भी तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया और 76-77 सीट, सबसे बड़ी पार्टी बना था, याद होगा आपको पिछली बार सबसे बड़ी पार्टी बनने वाले बीच में अगर कोई थी बिहार में तो वो राजद था। वो तेजस्वी यादव ने खुद को साबित किया था क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जेल में बंद कर दिया गया था ताकि वो राजनीति में उसकी सहायता नहीं कर सके। तो कैसे साबित नहीं किया उस हिसाब से तो वो भी कह सकते हैं। आचार्य को भी सीधे टिकट मिल गया, उसको लेकर भी कटाक्ष कर रहे थे कि कहां से सिंगापुर से थी, विदेश में रहती थी, डायरेक्ट उनको टिकट मिल गया। ये भी परिवारवाद है। देखिए परिवारवाद हर जगह है, कोई ऐसी पार्टी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ पे परिवारवाद नहीं है, परिवारवाद हर पार्टी में है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। अगर बिहार की बात कर ले, बिहार में परिवारवाद से अगर कोई अछूत है तो वो एक नीतीश कुमार है, जिसको लेकर कोई बोल सकता है कि परिवारवाद उनमें नहीं है। लेकिन वहां पे भी सवाल है कि परिवारवाद नहीं होने का कारण, अगर परिवारवाद नहीं है तो नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ कहां रहे हैं? कम से कम वो तो छोड़ दें, वो भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। 18 साल से लगातार वही बैठे हुए हैं। एक साल गलती से मांझी जी को बना दिए थे, क्या हासिल हुआ था, कैसे उनको हटाने के लिए कुश्ती हुआ था, वो आपको अच्छे से याद होगा 14-15 वाली बात। तो नीतीश कुमार के आगे कोई है ही नहीं उस प्रकार का जो उनके काम को आगे बढ़ाए। उनके परिवार में ही कोई नहीं, उनकी पत्नी गुजर चुकी है। मेरा कहने का कोई गलत मतलब नहीं, उनकी पत्नी नहीं रही इस दुनिया में। बेटा की बात कर ले निशांत कुमार को, उसको राजनीति में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो साफ साफ मना कर दिया। और वैसे भी लोगों के नजर में लोगों को नहीं लगता है कि निशांत कुमार एक परफेक्ट है। अगर उसको रिप्रेजेंट भी कल को कर दिया जाए तो बिहार की जनता निशांत कुमार को वोट नहीं देगी, लेकिन तेजस्वी को बिहार की जनता वोट देने के लिए तैयार है। मतलब बिहार की जनता भी मानती है कि तेजस्वी में वो एबिलिटी है। कोई भी पार्टी रहे, आरजेडी रहे, बीजेपी रहे या कोई भी रहे, सवाल ये बनता है कि भारत हो या बिहार राज्य हो, जातिवाद और ये परिवारवाद है कैसे उभरेगा, ये युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? ये जनता को सोचना पड़ेगा। इसमें हमारा जहां तक मानना है, परिवारवाद जब ये पार्टी की वजह, इसके वजह से, नेता की वजह से नहीं होता है। अगर नेता, लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, हर कोई लड़ सकता है। अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय लड़ सकता है। तो लोग निर्दलीय पर विश्वास क्यों नहीं जताते? लोग नए को मौका तो जनता देगी ना। जनता तेजस्वी यादव को वोट दे रही है, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनता जिस दिन तेजस्वी यादव को वोट नहीं देंगी, वो चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये जनता बढ़ावा दे रही है ना, चाहे बीजेपी में ही क्यों ना हो। बीजेपी को भी वोट जनता दे रही है। बीजेपी वाले सिर्फ अगर आपस में वोट दे ले तो जीत जाएंगे, सत्ता में बैठ जाएंगे, नहीं बैठ जाएंगे ना। तो इससे अगर कोई निवारण कर सकता तो वो आम पब्लिक है, जिसको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि किसको सत्ता में बैठाना है। केरल ही देख लीजिए, केरल आगे आज है, हर 5 साल पे वहां पे सत्ता परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, जनता चाह रही है। तो जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जिसको चाहेगी उसको सत्ता पे बैठा सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही वही होता है। चलिए, हमारे साथ खुशबू जी थी, आपने उनको सुना कि परिवारवाद और जातिवाद पे इनका क्या उनकी प्रतिक्रिया थी। बाकी बात करें नरेंद्र मोदी की तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि युवा को राजनीति में आने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, हमारी कोशिश पे कमेंट पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।